Hello, dear students. Today we will prepare Viva on titration of class 12th CBSE syllabus. We will discuss today two Viva, two titration. Number one, titration between ferrous ammonium sulfate and KMnO4. Second titration will be titration between oxalic acid and KMnO4. So, first titration we will discuss when ferrous ammonium sulfate solution is titrated against potassium permanganate in the presence of acidic medium by sulfuric acid. Acidic medium is necessary in order to prevent precipitation of manganese oxide. Here KMnO4 acts as self-indicator and this titration is called permanganate titration. So first of all we will discuss question what is standard solution. तो बेटा आपको जब आप टाइट्रेशन करते हो आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको बनाना होता है ये जब आप सबसे पहले बनाते हो तो यहाँ पर आपके इस टाइट्रेशन में आपको इस चीज का फेरस अमोनियम सल्फेट और KMnO4 के टाइट्रेशन में आप फेरस सल्फेट का फेरस अमोनियम सल्फेट का मोर सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाओगे और या ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन आप बनाओगे तो a standard solution is a solution containing a precisely known concentration of a substance. तो उसमें आप एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप मेजर करते हो उसको हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसमें आप मेजर करते हो कि कितने ग्राम आपने कितने ml में या कितने लीटर में आपने डिसॉल्व करना है अब इसमें जो सॉल्यूशन है इसके बेस क्वेश्चन और आते हैं व्हाट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन व्हाट इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सो वी विल डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चन वन बाय वन सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक्सप्लेन विद एग्जांपल सो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बेटा आपके कोर्स में दो एग्जांपल है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक हो जाएगा मोर सॉल्ट और दूसरा हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड तो जो बेटा सॉल्यूशन प्राइमरी स्टैंडर्ड is a reagent that is extremely pure, stable, has no water of hydration, and has a high molecular weight. Some primary standard solutions are sodium carbonate, more salt, potassium dichromate, and oxalic acid. तो आपके टाइट्रेशन में मेन है मोर सॉल्ट एंड ऑक्जेलिक एसिड तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जो पड़े पड़े भी खराब नहीं होते और एग्जैक्ट अमाउंट उसका हम वे करके बना सकते हैं बेटा नेक्स्ट है व्हाट इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन The secondary standard solution is a solution that is prepared in the laboratory for a specific analysis, whose concentration varies with the time. It is usually standardized against a primary standard solution. For example, sodium hydroxide, potassium hydroxide, sulfuric acid, potassium permanganate, sodium dichromate, हाइपर एक्सेट्रा ये आपके क्या है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है मतलब आपने अगर 4 ग्राम पर लीटर लिया है तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट टाइट्रेशन नहीं आएगी आपको अब जब आप टाइट्रेशन करोगे तो आपका आ जाएगा 1.38 आ जाएगा या 3.26 आ जाएगा या 3.58 आ जाएगा एग्जैक्ट 4 ग्राम पर लीटर आपको टाइट्रेशन में यू कैन नॉट फाइंड आउट द अमाउंट सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पड़े पड़े किसी वजह से खराब हो जाते हैं या उनकी अमाउंट उसमें कम हो जाती है किसी वजह से जो आपका सोल्यूट होता है उसकी अमाउंट कम हो जाती है सो वाई मोर सॉल्ट इज कंसिडर एज प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तो बेटा सबसे पहले आपको मोर सॉल्ट का फॉर्मूला रन करना है तो फेरस अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फेरस सल्फेट अगर आप इसको अल्फाबेटिकली बोलोगे तो NH4 होल्टोस SO4 FeS4 6H2O इसका मोलर मास जरूर याद करना है 392 ग्राम पर मोल मोलर मास जरूर आता है तो ये वाइवा में मेन क्वेश्चन होता है फेरस अमोनियम सल्फेट का मास KMnO4 का मोलर मास और ऑक्जेलिक एसिड का तीनों का प्रॉपर करना है आपका KMnO4 का 158 होता है और ऑक्जेलिक एसिड का 126 ग्राम पर मोल होता है तो तीनों के मोलर मास फॉर्मूले आपको लिखने भी आने चाहिए और लर्न भी होने चाहिए सो वाई मोर सॉल्ट इज कंसिडर एज प्राइमरी स्टैंडर्ड सो इट इज हाईली प्योर एंड चीपली अवेलेबल बहुत प्योर होता है एंड चीपली अवेलेबल होता है इट इज हाईली soluble इन वाटर it neither deliquescent nor hygroscopic it is highly stable so deliquescent means absorb moisture and become liquid and hygroscopic means absorb moisture from air hygroscopic में मतलब पड़ा पड़ा गीला हो गया हल्का सा मॉइस्चर आ गया और deliquescent means पड़ा एक तो पानी भी अब्जॉर्व कर लिया उसने और बिल्कुल पानी पानी हो गया पड़ा पड़ा
तो इसको डीलिक्विसेंट बोलते हैं। तो मोर सॉल्ट ना तो पड़ा, अगर आप उसे ओपन में रख दें, ना तो वो खराब होता और ना वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता। तो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब इसमें व्हाई KMnO4 इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जो आपको लैब में प्रिपेयर सॉल्यूशन मिलता है, आपको मिलता है अननोन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, दैट इज रिगार्डेड एज secondary standard solution. So KMnO4 is secondary standard solution because it is difficult to obtain the pure state of KMnO4 as it had impurity of MnO2. नंबर 1 ये पड़ा पड़ा है, इसमें जो होता है MnO2 की प्योरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लैब असिस्टेंट ने आपके लिए KMnO4 का सोल्यूशन बनाया है 1.58 ग्राम पर लीटर, तो जब आप टाइट्रेशन करोगे तो उसमें आपकी कंसंट्रेशन क्या आएगी, 1.32, 1.26 इस तरह से कम आएगी, क्योंकि एक्चुअल KMnO4 उसमें कम होता है और इसमें आपकी थोड़ी सी इम्प्योरिटी MnO2 की होती है। तो why is NaOH is secondary standard? NaOH is secondary standard because NaOH contain impurity of NaCl, Na2SO4 etc. तो इसमें भी impurity होती है बेटा NaOH में। It absorb water from moisture. ये आप अगर इसे इसकी पैलेट्स आप इसके ओपन में रख दें तो ये क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से। तो ये क्या है, हाइग्रोस्कोपिक है, हल्का हल्का वेट हो जाता है। वाई फेरस सल्फेट इज नॉट यूज इन टाइट्रेशन इंस्टेड ऑफ मोर सॉल्ट। अब बेटा वो कहते हैं कि हमारा जो है टाइट्रेशन, मोर सॉल्ट वाला टाइट्रेशन, इसमें मेन आयनिक इक्वेशन में फेरस आयन पार्टिसिपेट करता है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें फेरस आयन ले लो। आप फेरस अमोनियम सल्फेट इतना लॉन्ग सॉल्ट क्यों ले रहे हो, डबल सॉल्ट क्यों ले रहे हो, आप जस्ट इसमें फेरस आयन ले लो बेटा, वो ये कहते हैं। तो आप फेरस सल्फेट ले लो इंस्टेड ऑफ टेकिंग फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है बेटा, तो वो कह रहा है आप क्यों नहीं लेते फेरस सल्फेट। तो मोर सॉल्ट कंटेन ओनली फेरस आयंस वेयर एज फेरस सल्फेट कंटेन मोर सम फेरिक आयन। तो इसमें क्या है बेटा, मोर सॉल्ट में केवल फेरस आयन होता है, और जो फेरस सल्फेट होता है FeSO4 अगर आप लेते हैं उसे टाइट्रेशन के लिए, तो ये फेरस जो आयन होता है FeSO4 का आयन होता है, ये पड़ा बेटा पड़ा किस में चेंज हो जाता है बेटा, ये इसमें पड़ा पड़ा Fe फेरस फेरिक में चेंज हो जाता है। जैसे आपने अगर FeSO4 लिया है इंस्टेड ऑफ मोर सॉल्ट, इफ यू टेक FeSO4, तो FeSO4 का Fe आयन फेरस आयन, तो बेटा एटमॉस्फेयर में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या कह लो एटमॉस्फेयर, या जब इसे आप इसका ओपन करते हो बॉटल, तो इट विल चेंज टू फेरिक। तो इसलिए आपको तो फेरस आयन की इक्वेशन देखनी है, तो फेरिक की तो आपने देखनी नहीं है, तो ये पड़ा पड़ा भी खराब हो जाता है, इसलिए मोर हम इसको फेरस सल्फेट यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज राइट आयनिक इक्वेशन फॉर बोथ मोर सॉल्ट एंड ऑक्सिलिक एसिड टाइट्रेशन। तो बेटा आयनिक इक्वेशन आपसे एग्जामिनर लिखवा के दे सकता है, आयनिक इक्वेशन जरूर लर्न करनी है। इसमें पूरा प्रॉपर फर्स्ट इसमें इसमें ऑक्सीडेशन हाफ लर्न करना है, रिडक्शन हाफ लर्न करना है। जैसे यहाँ पे MnO2 का, अब आपको यहाँ पे MnO2 का यहाँ पे एग्जामिनर ये भी पूछ लेते हैं इसकी Mn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ MnO4, Mn की, इसमें MnO4 माइनस में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से आपको आई। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, नेगेटिव आयन लिखेंगे। Mn की हमने निकालनी है, तो X माइनस ऑक्सीजन की 2 होती है ऑक्साइड की, तो 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू -1। तो जो आपका ये माइनस इसमें टोटल चार्ज होता है आप इधर लिखोगे, जो टोटल चार्ज है ये वाला -1, तो X इज इक्वल टू +7 बेटा आ जाती है। तो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन MnO4 नेगेटिव आयन। तो बेटा आपने यहाँ पे लिख दिया +7 आ गई आपकी, यहाँ पे +7 आ गई Mn की। ठीक है, और यहाँ पर आपकी क्या है +2, यहाँ पे क्या है +2, डिफरेंस कितना हो गया +7 एंड +2 में 5 का +5 का डिफरेंस हो गया, तो इसमें रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर बेटा Fe2+ एंड Fe3+ में 1 का डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। टू मेक इलेक्ट्रॉन इक्वल, टू मेक चार्ज इक्वल एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5। होल इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये टोटल करके आ जाएगा MnO4 नेगेटिव 8H+, 5 Fe2+ आयन, एंड आपका ये लिख के सारा मल्टीप्लाइड बाई 5 आप इसको यहाँ एज इट इज लिख दोगे। तो ये आयनिक इक्वेशन आपको अच्छी तरह एग्जामिनर लिखने के लिए भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं विच सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो फेरस इज ऑक्सीडाइजिंग टू फेरिक, विच
is reduced, तो Mn is reduced to Mn2 positive, तो ये आपका रिड्यूस्ड हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। In this titration, potassium permanganate is the oxidizing agent and more salt is reducing agent. More salt is double salt of ferrous sulfate and ammonium sulfate, and it is composition of FeSO4, NH4 whole twice SO4 and 6S2। अमोनियम सल्फेट कहीं कहीं आगे भी लिखा होता है या फेरस सल्फेट भी लिखा होता है कहीं कहीं आगे, ये तो सेम ही है ये। इट इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। फेरस आयन ऑफ मोर सॉल्ट अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ना हो तो उसके लिए हम इसमें जब बनाते हैं इसको, जब हम मोर सॉल्ट का सोल्यूशन बनाते हैं, सो वी एड 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इन द मेजरिंग फ्लास्क। तो इसमें क्या डाल देते हैं हम, इसमें 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट H2SO4 टू चेक द हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस आयन। तो इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें थ्योरी में क्वेश्चन भी है। अगेन आपका जो आता है कि राइट द आयनिक इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलिक एसिड टाइट्रेशन, तो उसमें आपकी बेटा ये वाली टाइट्रेशन की ऑक्सिलिक एसिड की मेन इक्वेशन ये आप लिखोगे पूरी। ये वाली इक्वेशन आपने पूरी लिखनी है, लर्न करनी है, आपको रिटन इक्वेशन आनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी है रिटन इक्वेशन की, क्योंकि एग्जामिनर इसे आपको कहेंगे आंसर शीट लेके आओ, पेन लेके आओ, लिखवा के देखते हैं इसको। हेयर अगेन Mn, डिफरेंस ऑफ Mn एंड Mn+2+5 का डिफरेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका बेटा रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, इट इज ऑक्सीडेशन। इसका इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, माइनस चार्ज रिमूव हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, सेम इसकी इक्वेशन पूरी करोगे, यहाँ पे टू मेक इलेक्ट्रॉन इक्वल, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। इक्वेशन आपने प्रॉपर लर्न करनी है, ये आपसे लिखवा के देखते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फॉर्मूला एंड बेसिसिटी ऑफ ऑक्सिलिक एसिड। बेटा बेसिसिटी क्या होता है, जैसे H2SO4 है, H2SO4, तो इसके द H+ आयन एसिड विल प्रोड्यूस इज नोन एज बेसिसिटी। तो इसका बेसिसिटी बेटे क्या हो जाएगी, H2SO4 है बेटा, तो इसमें कितने H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस 2 H+ आयन, 2 H+ आयन, तो इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी बेटा। बेस एसिड के केस में बेसिसिटी होती है, और बेस के केस में फॉर एग्जांपल NaOH की एसिडिटी क्या होगी, आप कहोगे नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ OH आयन प्रोड्यूस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, तो इट विल प्रोड्यूस 1 OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन ऑन हाइड्रोलिसिस, तो इसकी एसिडिटी 1 हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेसिसिटी ऑफ ऑक्सिलिक एसिड। तो दो ऑक्सिलिक एसिड में अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या है बेटा, 2 COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, तो ये आपको क्या देता है, 2 H+ आयन देता है। आप ऊपर इक्वेशन में देख सकते हो, इट विल गिव यू 2 H+ आयन, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव ये फॉर्मूला होता है, तो इट विल गिव यू 2 H+ आयन। जब इसके 2 H हट गए यहाँ से तो पूरा फॉर्मूला इसका COH होता है, तो इट इज बेसिसिटी इज 2 डाइबेसिक एसिड। इन दिस टाइट्रेशन KMnO4 वर्सेस ऑक्सिलिक एसिड, व्हाट इज इंडिकेटर। तो इंडिकेटर बेटा आप इसमें कोई नहीं डालते, KMnO4 एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर। और भी पूछते हैं कि क्या होता है, आप व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो पोटेशियम परमैंगनेट itself is purple in color and it act as self indicator। तो जब इसके at the end of titration you will get pink color। What is meant by redox titration, तो बेटा जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, that is red means reduction and ox means oxidation। Those titration in which reduction and oxidation both will take place are known as redox titration। Redox titration, next is in redox titration both oxidation and reduction take place simultaneously। During titration, one will get oxidized at the same time the other reactant will get reduced, also known as redox reaction। What is specific name is given to permanganate titration, permagnometric titration or redox titration that involve potassium permanganate। तो permagnometric titration इसको हम बोलेंगे। Which is indicator used in permanganate titration? No indicator is used, this is because KMnO4 act as self indicator। तो self indicator है, इसमें हम अलग से कोई सेपरेट से इंडिकेटर नहीं डालते। Why isn't an indicator used in permagnetography? क्यों नहीं करते, क्योंकि खुद ही अपने आप में कलर इसका चेंज हो जाता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है।
तो इसमें इसको जरूरत नहीं होती अलग से इंडिकेटर की। इस केमोनोफोर टाइट्रेशन व्हाट इज एंड पॉइंट? एंड पॉइंट आपका क्या होगा? रीडिंग। लाइट पिंक कलर इज ऑलवेज कंसिडर एज, जब आप टाइट्रेशन करते हो इन टाइट्रेशन क्लास योर रीडिंग शुड बी, इसमें आपका जो कलर आता है दैट शुड बी लाइट पिंक। तो बेटा एक क्वेश्चन और है कि जब आप टाइट्रेशन करते हो, यहाँ आपका ब्यूरेट है एंड यू स्टार्ट टाइट्रेशन, तो टाइट्रेशन में कई बार आपका जब टाइट्रेशन करते हो तो इसमें आपका ब्राउन कलर आ जाते हैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग पिंक कलर। तो एक क्वेश्चन जरूर आता है वाइवा में, एग्जामिनर कैन आस्क इन केमेनोफोर टाइट्रेशन अ ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड, व्हाई इट इज सो? जब आपने यहाँ से केमेनोफोर है तो आपने क्या डाला? मोर सोल्ट डाला, मोर सोल्ट डाला, ठीक है। यहाँ आपने क्या डाला? केमेनोफोर। तो क्यों होते? इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ dilution of sulfuric acid. The incomplete oxidation of KMnO4 result in the formation of brown color PPT MnO2H2O। तो इसमें अगर आप डाइल्यूट टेस्टोसोफोर नहीं डालते हो तो इसमें बेटा तो आपको इसमें ब्राउन कलर के पीपीटी आ जाते हैं MnO2 के। तो बिकॉज ऑफ MnO2 ब्राउन कलर पीपीटी इट बिकम ब्राउन। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं। Why is a burette with pinch cork regulator not used for the permanganate titration? तो वो कह रहे एक रबड़ की आती है पिंच कॉर्क, जो आपके ब्यूरेट होते हैं वैसे ज्यादातर, तो इसमें यहाँ पे ब्यूरेट में दूसरी कॉर्क लगी होती है कॉर्क, तो रबड़ की क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ये क्या करता है बेटा? कोरोड कर देता है रबड़ को, इसलिए रबड़ वाली इसमें नहीं लगाते हैं। वाई डू वी हीट ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन containing sulfuric acid up to 50 to 60 डिग्री in the permanganate titration? अब आप ऊपर मैंने दिखाया आपका कौन सा टाइट्रेशन था? मोर सॉल्ट एंड केमोनोफोर का। इफ यू डू टाइट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एंड केमोनोफोर, तो आपको जो टाइट्रेशन फ्लास्क है बेटा, आपको इसको क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। इतना गर्म करना पड़ता है कि अगर आप इसको हाथ में टच करके देखें हल्का सा गर्म लगे आपको, ये हॉट लगे। तो इसको जो इसमें टाइट्रेशन फ्लास्क में आपको सोल्यूशन को, जो ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन है, यू नीड टू हीट इट अप टू 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि आपने क्यों गर्म करा? मत करो। This is done because the reaction between oxalic acid and potassium permanganate in an acidic medium is extremely slow at normal temperature। ये कहते हैं इसका जो, अगर आप इसे यहाँ पे ऊपर से डालोगे, केमोनोफोर डालोगे ड्यूरिंग टाइट्रेशन, तो ये इतना स्लो होगा, कलर इसका आपका क्या हो जाएगा बेटा? डिकलराइज नहीं करेगा, फटाफट आपका पिंक आ जाएगा। तो अगर गर्म नहीं करोगे तो आपको कोई रीडिंग ढंग से नहीं आएगी। हीटिंग 52 डिग्री सेल्सियस कीप ऑक्जेलिक एसिड in a decomposed state to facilitate better interaction between oxalate and potassium permanganate। If you heat it up to 50 to 60 डिग्री, तो आपका जो रिएक्शन है फटाफट होगा और केमोनोफोर का कलर इनिशियली आपका डिकलराइज होगा और बाद में इट विल गिव पिंक कलर। What happens when KMnO4 reacts with oxalic acid? The reaction between oxalic acid and potassium permanganate is a redox reaction that takes place in the presence of sulfuric acid and heat, making it endothermic। Potassium permanganate and sulfuric acid produce oxygen, which react with oxalic acid to produce carbon dioxide and water। तो इसका रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं। हाउ डज सेल्फ इंडिकेटर वर्क? तो सेल्फ इंडिकेटर जो केमोनोफोर है, हम बार बार कह रहे हैं इंडिकेटर है, so the self-indicator is essentially a chemical product that is conjugation with self-precipitation in the reaction, marks the endpoint of titration or other reaction। However, in order to suggest color change, certain markers such as litmus are used। Why in the redox titration of KMnO4 versus oxalic acid do we heat oxalic acid solution before starting the titration? ये बताई दिया रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए, नहीं तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका कम हो जाएगा। हाउ कैन द कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 solution be determined? तो कंसंट्रेशन आप कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो दैट इज कंसंट्रेशन। इसको आप ये भी कह सकते हो कि हाउ मच ग्राम हैज बीन डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। व्हाट इज टाइट्रेशन? टाइट्रेशन में हम करते क्या है? टाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग वन सोल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट टू अनदर in the conical flask in order to complete the chemical reaction। What is endpoint?
The end point of titration is the point during the titration when the reaction is nearly complete. एंड पॉइंट में क्या होगा, आपका जो ब्यूरेट से आप इसमें सोल्यूशन डालोगे KMnO4 का टाइट्रेशन फ्लास्क में, तो बेटा एंड पॉइंट क्या होता है, उसमें चेंज ऑफ कलर हो जाता है, एंड पॉइंट में कलर चेंज हो जाता है, तो उसका आप एंड पॉइंट कहते हो, एंड पॉइंट आप बोलोगे. इट इज आल्सो कॉल्ड द इक्विवेलेंट पॉइंट और स्टोशियोमेट्रिक पॉइंट. वाई शुड ए टाइट्रेशन फ्लास्क नॉट बी रिंस्ड. अब ये बेटा आप KMnO4 का, जैसे आपने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे आपने लिया KMnO4 आपने यहाँ लिया, यहाँ पे आप लोगे मोर सॉल्ट, तो अब एक बार तो आप इसको रिंस करोगे पानी से, उसके बाद इसके बाद क्या करोगे, मोर सॉल्ट से. उसके बाद आपने जब सेकंड रीडिंग लोगे तो बार बार आप इसको फ्लास्क को रिंस नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सम लिक्विड विल रिमेन स्टक इन द टाइट्रेशन फ्लास्क ड्यूरिंग रिंसिंग, causing the pipette volume taken in the titration flask to increase. तो इसको आपने बार बार रिंस नहीं करना, बस एक ही बार जब आपने ले लिया उसके बाद उसी थ्रो करके सोल्यूशन उसी में बार बार आपने करना है. बस फर्स्ट टाइम आपने इसको मोर सॉल्ट से रिंस करना है. उसके बाद जो टाइट्रेशन हो रहा है उसको आपने, जो टाइट्रेशन का पिंक कलर आ गया उसको थ्रो कर दें, उसी में दोबारा फिर आप फ्रेश मोर सॉल्ट लेके उसी में टाइट्रेशन करते जाओगे. Why must be burette and pipette be rinsed with the solution in which they are filled, with which they are filled. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ब्यूरेट में KMnO4 लिया है, पिपेट में से आपने मोर सॉल्ट आपने करा है, पिपेट में से क्या मेजर करा है, मोर सॉल्ट मेजर करा है, तो सबसे पहले आप इसको क्या करते हो, रिंस करते हो. अगर आपने मोर सॉल्ट लेना है तो मोर सॉल्ट से बेटा रिंस करोगे, मोर सॉल्ट से रिंस करोगे. एंड इसमें KMnO4 लिया है तो KMnO4 से आप इसको रिंस करोगे. तो इसमें क्यों करते हो, रिंस करते हो, तो बेटा टू रिमूव एनी वाटर मॉलिक्यूल वेट दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट. इसमें अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी, इसमें हमने पहले वाटर से रिंस करते हैं तो हो सकता है एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल आ जाए, सो आप उसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, रीडिंग में डिफरेंस आ जाएगा. तो आपको इसमें पिपेट या ब्यूरेट को आपको जो आपने इसमें सोल्यूशन लेना है उससे रिंस करना पड़ता है. What is customary to read the lower meniscus in colorless and transparent solution and upper meniscus in the highly colored solution. बेटा जब आप ब्यूरेट में रीडिंग होती है, बेटा रीडिंग होती है तो जब आप NaOH लेते हो, NaOH आपने 11th में करा था, NaOH और ऑक्जेलिक एसिड का टाइट्रेशन. तो NaOH में बेटा आप कौन सी रीडिंग लेते हैं, ये वाली लेते थे, लोअर मेनिस्कस, ट्रांसपेरेंट होता है NaOH सोल्यूशन, ठीक है. लोएस्ट मेनिस्कस इन कलरलेस. अब जब आप KMnO4 सोल्यूशन लेते हो बेटा ब्यूरेट में, KMnO4 सोल्यूशन जब आप लेते हो तो आपको ये अपर मेनिस्कस देखना होता है, ये अपर मेनिस्कस होता है. इसका जो सर्कल का होता है, सेमी सर्कल, इसका जो ऊपर पार्ट होता है इसे अपर मेनिस्कस कहते हैं, और इसका जो लोअर पार्ट है इसको हम लोअर मेनिस्कस कहते हैं. ये लोअर मेनिस्कस है, ये वाला ये अपर मेनिस्कस है. तो कलर्ड में हम ये वाला देखते हैं, कौन सा देखते हैं, अपर मेनिस्कस इन द हाईली कलर्ड सोल्यूशन. तो NaOH में तो हम ये देखेंगे लोअर वाला, और KMnO4 का हम अपर मेनिस्कस देखेंगे KMnO4 में, क्योंकि कलर्ड होता है तो अपर मेनिस्कस देखेंगे. और अगर NaOH था 11th में तो हम क्या देखते हैं, लोअर मेनिस्कस. NaOH में हम लोअर मेनिस्कस देखेंगे. वाई? बिकॉज KMnO4 में क्लियर नहीं होता लोअर मेनिस्कस, डबल डबल सी इसमें रीडिंग आ जाती है. मान लिया मैं 11.2 पढ़ रही हूँ, आप 11.3 पढ़ लोगे, तो बेटर है कि वो कहते हैं इसका अपर मेनिस्कस के ऊपर बिल्कुल क्लियर होता है, तो ऊपर मेनिस्कस इसका देखना होता है. इन द प्रेजेंस ऑफ कलर्ड सोल्यूशन द लोअर मेनिस्कस इज नॉट क्लियरली विजिबल. तो दो दो रीडिंग कई बार आ जाती है, तो KMnO4 के केस में हम अपर मेनिस्कस देखते हैं. What are precautions that should be taken while performing the experiment? Some precautions that should be taken while performing the experiment are, तो इसमें जो भी आपने प्रिकॉशन लेने हैं कि rinse the pipette and burette with solution taken, don't hold the pipette from bulb because it can change its, bulb बड़ा थिन होता है तो आपकी हैंड की हीट से इसका कहते हैं थोड़ा एक्सपेंड कर जाता है, तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है. और इसमें जो आप जब इसको करते हैं ब्यूरेट में, यहाँ पर जो आप करते हैं तो इसकी जो जेट है इसमें कोई वाटर आपका, इसमें एयर बबल नहीं रहना चाहिए. तो ये सारी आपके प्रिकॉशंस है, तो जो आपने लेने हैं अपने बुक में से इसको प्रॉपर करना है. तो बार बार क्वेश्चन है कि व्हाट इज फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, इट इज आल्सो कॉल्ड मोर सॉल्ट. कलर क्या है, लाइट ग्रीन कलर, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है.
ये जरूर क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर मोलर मास ऑफ KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड एंड फेरस अमोनियम सल्फेट? इसको प्रॉपर लर्न करना है। 158, 126, 392 unit U. Why dilute sulfuric acid is added during the preparation of KMnO4 मोर सॉल्ट सोल्यूशन? जब आप मोर सॉल्ट सोल्यूशन बनाते हो तो आप सबसे पहले बेटे क्या करते हो, कैलकुलेशन करते हो कि कितने ग्राम आपको मोर सॉल्ट 100 ml या 1 लीटर में आपने डिसॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद उसको वे करते हो, उसके बाद आप उसको वे करते हो वेइंग मशीन में, मोर सॉल्ट को उतने ग्राम। उसके बाद आप इसको क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो बीकर में ट्रांसफर करते हो। फिर उसके बाद आप इसको क्या करते हो, फ्लास्क में, मेजरिंग फ्लास्क में 1 लीटर या 250 ml, फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा बना रहे हो तो 250 ml बनाओगे या 100 ml बनाओगे, 250 ml में ट्रांसफर करते हो। तो जब इसको यहाँ डिजोल्व कर रहे होते हैं तो इसमें 1 टेस्ट ट्यूब हम क्या डालते हैं, और यहाँ पे आप इसको क्या रखते हो, फनल रख के इसमें ट्रांसफर करते हो विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। तो आप इसमें यहाँ पे क्या डालते हैं, 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर विल आस्क दिस क्वेश्चन। क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालते हैं मोर सॉल्ट का सोल्यूशन बनाते हुए? ये आपका फर्स्ट स्टेप यही होता है टाइट्रेशन में कि आप ये सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस, जिससे कि इसकी हाइड्रोलिसिस ना हो जाए। तो इसका आंसर है टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ मोर सॉल्ट। कंसंट्रेटेड H2SO4 नीड टू बी एडेड टू द मोर सॉल्ट, ठीक है, मोर सॉल्ट क्रिस्टल ड्यूरिंग द preparation of its standard solution. Another reason is also to prevent oxidation of ferrous ion to ferric ion। तो ये ना हो जाए, हाइड्रोलिसिस ना हो जाए और फेरस फेरिक में चेंज ना हो, इसलिए आप कंसंट्रेटेड H2SO4 1 टेस्ट ट्यूब डालोगे इसमें। प्रिकॉशन क्या है, क्लीन ऑल द एपरेटस विद द डिस्टिल वाटर बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट। चाहे आपका ब्यूरेट है, चाहे आपका पिपेट है, ये आपका ब्यूरेट हो गया, और चाहे आपका पिपेट है, ये आपका पिपेट हो गया। आपने सारे एपरेटस किससे करने, डिस्टिल वाटर से आपने सबसे पहले वॉश करने हैं, ठीक है। आपका चाहे ये मेजरिंग फ्लास्क है, चाहे आपका टाइट्रेशन फ्लास्क है, ये आपका टाइट्रेशन फ्लास्क आ गया, तो आपने सब क्या करना है, डिस्टिल वाटर से आपने वॉश करना है। उसके बाद जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन टू बी टेकन से वॉश करना है। पोटेशियम परमैंगनेट इज डार्क इन कलर, सो ऑलवेज रीड द अपर मेनिस्कस। यू dilute sulfuric acid for acidifying the potassium permanganate। टेक एक्यूरेटिंग, जब आप पोटेशियम परमैंगनेट का टाइट्रेशन करोगे तो इसमें करते हुए आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो। टेक एक्यूरेट रीडिंग वंस इट रीच द एंड पॉइंट एंड डू नॉट गो विद एवरेज रीडिंग। तो एक्यूरेट रीडिंग लेनी होती है बेटा, रीडिंग आपने हमेशा 4 लेनी होती है टाइट्रेशन में, 1 2 3 4, 4 या 5। तो फर्स्ट रीडिंग मान ली आपकी 11.5 आई, रैंडम ले ली। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 रीडिंग है आपकी सेम आनी चाहिए, जैसे 11.2, 11.2, तो 3 बार आपकी सेम आती है, उसको कॉन्कोर्डेंट वैल्यू बोलते हैं। 11.2, 11.2, तो आपको जो सेम रीडिंग है उसको कॉन्कोर्डेंट वैल्यू लिखते हैं, तो आप लिखोगे कॉन्कोर्डेंट वैल्यू इज 11.2। यूज एंटी पैरेलक्स कार्ड और ऑटो पैरेलक्स कार्ड वाइल टेकिंग द ब्यूरेट रीडिंग। तो ब्यूरेट रीडिंग जब आप लेते हो तो कई बार क्लियर नहीं होती, तो इसके लिए इसमें वैसे तो यूज करना जरूरी नहीं है, तो ऐसे भी आप रीडिंग ले सकते हो, पर अपर मेनिस्कस में KMnO4 की आप ले सकते हो। डू नॉट यूज रबर कॉर्क ब्यूरेट एज इन ब्यूरेट एज इट कैन अटैक बाई KMnO4। द स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सोल्यूशन, अब वो पूछते हैं आपको अननोन सोल्यूशन कौन सा मिला है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन कौन सा है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन कौन सा है। तो आपको अननोन सोल्यूशन वही होता है KMnO4 की जिसकी स्ट्रेंथ नहीं होता, तो इसको बोलते हैं अननोन सोल्यूशन, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन ये आपका अननोन सोल्यूशन होता है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन विल बी chromatography। So prepare well these topics, and any queries you can write in comment box. Thank you.